मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी कि क्या है, कैसा है। मैं समन संघ की मीटिंग अटेंड करती हूँ और बच्चों को वहाँ पे पढ़ाती हूँ। मेरे संडे को क्लासेस चल रहे हैं बच्चों के। तो सर ने मुझे आज फ़ोन करके बताया इसके बारे में और मैं सुन रही थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आई डोंट नो हाउ मच मैं इसको रिलेट कर पाऊँगी जी, क्योंकि ना बहन मैं जी। यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। हाँ बहन जी। जी, बहन जी। जी, कीर्ति बहन जी, आप बेंगलोर से हैं। जैसा अभी तक विद्यार्थियों ने, शोधार्थियों ने अपना अनुभव साझा किया, हमारे हाँ। विश्वविद्यालय सत्य शोधक समाज की आज वेबिनार संगोष्ठी में, तो क्या ऐसी ही घटनाएँ कर्नाटक की तरफ भी देखने में आती हाँ हैं जी। क्या विश्वविद्यालयों में? हाँ, यदि मैं उसी के बारे ऐसी में बात कर चीज़ें रही हूँ हैं तो एक्चुअली। आप भी हाँ, अनुभव हमें निश्चित तौर पर साझा कीजिए। जी। अच्छा, मैं 1-2 चीज़ें बताना चाहती हूँ इसके बारे में। एक्चुअली एक तो मैं यूनिवर्सिटी में ना पढ़ रही हूँ, ना छात्रा हूँ, ना मैं वहाँ पे पढ़ाती हूँ। मैं बच्चों के साथ पढ़ाती हूँ, जो बच्चे जो छोटे हैं 10th ग्रेड के, 11th 12th ग्रेड के बच्चे हैं, उनके साथ डील करती हूँ मैं, उनको पढ़ाती हूँ मैं। बेसिकली मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर चुकी हूँ। ना मुझे सरकारी जो जॉब्स होते हैं उसमें अनुभव नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैंने नोटिस किया है कि नॉट ओनली कि एससी एसटी या ओबीसी के छात्रा होंगे, लेकिन जो लड़कियां होती है, जो फीमेल कैंडिडेट्स होती है, वो ज्यादा, मुझे लगता है कि वो ज्यादा फेस करती है इन सब चीजों की rather देन जो बॉयज होते हैं, राइट। तो ये मैंने देखा है। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जो सारे जो स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, ये सब जो मुश्किलें फेस कर रहे हैं वो लोग, वो इट इज अ वेरी हीनियस दिस थिंग कि हमारी आज की सोसाइटी है या गवर्नमेंट है इतनी ये हो गई है कि इन सबको इतना डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा है एक्चुअली। तो लेकिन एक चीज कर सकते हैं हम लोग, जो हम लोग फेस कर चुके हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो पीएचडी कर रहे हैं बच्चे या मास्टर्स कर रहे हैं बच्चे, ये एक चीज अपने आप में डिटरमाइन कर सकते हैं या अपने आप को प्रॉमिस कर सकते हैं कि हमने जो फेस किया, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन या अभी छोटे बच्चे जो आ रहे हैं वो ना फेस करें। तो वो क्या कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से, ये बता सकती हूँ कि मैं कि वो दूसरे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट आज देखो तो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह बर्बाद है, वहां पे कुछ नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये देखा है हमने, हम सबको पता है ये चीज। एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है बैकवर्ड क्लासेस की या एससी एसटी की, ओबीसी की, जो लोअर इससे आते हैं, तो उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन उनके पास एजुकेशन की ऑप्शन भी नहीं है, जो गवर्नमेंट ने छीन लिया है उनसे। लेकिन ये जो लोग हैं, यहाँ तक आए हैं मास्टर्स करने या पीएचडी करने, वो उनको पढ़ा सकते हैं। ये एक चीज है जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के सुधार के लिए। दूसरी चीज ये है कि कभी भी निराश नहीं होना है उन लोगों को, जो ये लोग फेस कर रहे हैं, जो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, ये इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है जो बाबा साहब ने फेस किया अपनी टाइम पे, राइट। तो कभी भी ये सोचना नहीं है कि हार मान जाए या अपनी लाइफ को एंड करने की इतनी सोच नहीं रखना है उन लोगों को। हमेशा बाबा साहब को देखो, उनकी जीवनी से सुनो, पढ़ो और उनसे प्रेरणा लो। जो हो रही है सोसाइटी के आस अंदर, जो वो हो रही है ना, वो हमें दबाने के लिए हो रहा है। तो दब के हार मान के चलेंगे तो उनकी जीत हो जाएगी। उनकी जीत करना तो हमारा वो नहीं है मकसद, है कि नहीं। तो हमेशा पढ़ो अपने। और मैंने देखा है नॉर्थ इंडिया के यहाँ पे तो इंग्लिश कमजोर होती है बच्चों की, इंग्लिश बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं बच्चे। वाई नॉट उसको सुधारे हम लोग, ठीक है। इंग्लिश के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, यूट्यूब में पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो। अपने आप को हमेशा किसी न किसी चीज से इक्विप करना चाहिए बच्चों को। अपने आप को एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाता है जब बच्चे अपने आप को, ये नहीं तो ये मिल रहा है इसको पढ़ो, ये नहीं तो वो मिल रहा है, अपनी स्किल्स को एनहांस करो, ठीक है। कोई पढ़ा नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप की स्किल्स एनहांस करता हूँ। घर के हमारे जमाने में तो बहुत पहले ग्रेजुएट हूँ, बीटेक किया है मैंने। हमारे जमाने में तो यूट्यूब वगैरह नहीं था, उस टाइम में गूगल था। तो हम लोग सिर्फ बुक्स के ऊपर या कॉलेज के लेक्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। लेकिन आजकल के बच्चे के सबके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल इज समथिंग विच यू हैव अ वेपन इन योर हैंड।
कैसे यूज करना है उसे, ये आपको सोचना पड़ेगा। कैसे यूज करोगे, अपने आप को बर्बाद करने में यूज करोगे या अपने आप को सक्सेसफुल करने में यूज करोगे, ये आपको सोचना पड़ेगा बच्चों को। एक्चुअली ये मत कभी नहीं सोचना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जब गवर्नमेंट हमारे हाथ में थमा देगी तब हम लोग आगे, ये वीकनेस है एक्चुअली, ये वीकर थॉट है। ये गवर्नमेंट चाहती है कि यही थॉट प्रोसेस हम लोअर कास्ट के लोगों की रहे और वो हमें दबाए, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, इट इज सच अ पावरफुल वेपन, राइट? तो कुछ नहीं है तो ये हमारे हाथ में, ये नहीं है तो आप जाओ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो, बच्चों को पकड़ो, पढ़ाओ, उनको समझाओ, ये कर सकते हैं। सोसाइटी को गिव बैक करना है, राइट? तो यही मैं करती हूँ एक्चुअली। मुझे एक्चुअली बच्चों को पढ़ाना, उनको एनकरेज करना, ये पसंद है। मैं करती हूँ जितना हो पाए, मैं सबको बच्चों को एनकरेज करना चाहती हूँ। तो लेकिन यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत बड़े बच्चे हैं, आई नो, आई अंडरस्टैंड, दे हैव अ लिटिल, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, शायद मैं उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगी, बट स्टिल दे हैव द वेपन। ओके, बाबा साहब की उनकी पूरी बुक्स है, सब कुछ है आपके पास, तो इट इज ओपन, राइट? उसको तो कोई नहीं छीन सकता है, कोई गवर्नमेंट आए, कोई भी आ जाए, वो तो कहीं पे भी नहीं जा रहा है ना। तो उसको यूज करो और अपने आप को योद्धा बनाओ, मजबूत बनाओ, अपनी वेपन बिल्डअप करो और अपने आप को आगे ले जाओ। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच। अगर मैंने मेरी बातों में अगर कोई नहीं, थैंक यू। इररिलेवेंट चीजें हो या गलती हो गई है तो सॉरी फॉर दैट। ओके, थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत थैंक यू बहन जी। अभी मिलिंद सर हमारे जुड़े हुए हैं। मिलिंद सर, आप सुन पा रहे हैं क्या? मिलिंद सर, मिलिंद सर, नूरिन बहन जी। हाँ जी सर, बोलिए सर। अच्छा, मिलिंद सर, आज की चर्चा संगोष्ठी की खास शीर्षक है इरेशनल फोबिया एंड irrational phobia and साइंटिफिक टेम्पर इन यूनिवर्सिटी, या यूं कहें कि साइंटिफिक टेम्परामेंट इन यूनिवर्सिटी। तो इस पर आज सभी की चर्चा रखी गई। तो इनमें विद्यार्थी शोधार्थियों ने अपनी बात प्रस्तुत किया आज के वेबिनार संगोष्ठी में। तो आपने जो अभी तक सुना कि किस किस तरह से विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालयों में हमारे विद्यार्थी या शोधार्थी, इवन प्रोफेसर भी किन किन चुनौतियों और किस तरह के भय के वातावरण से गुजरना पड़ता है, इस पर चर्चा हो रही थी, इस पर प्रस्तुति दी जा रही थी। तो आप इस पर कुछ बात अपनी साझा करना चाहें सर, तो साझा करें सर आप भी। थोड़ा सब्जेक्ट मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ ना, थोड़ा सा विस्तार थोड़ा सा कर। ओके सर, हमारा आज का विषय यह है कि विश्वविद्यालय में अतार्किक भय, जो भय का वातावरण बना रहता है, मंडराता रहता है, चाहे वो विद्यालय में हो या महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में, सभी के साथ होता है। लेकिन विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय ऐसी जगह है जहां पर तार्किक ऊंचाइयों की सबसे ऊंची सीढ़ी होती है, और यहाँ पर इतनी तर्कशील संगति होने के बावजूद भी हमारे बच्चे, विद्यार्थी, शोधार्थी, एवं प्रोफेसर भी भय मुक्त क्यों नहीं रहते? किस बात का भय बना रहता है? इस तरह की चुनौतियां पर बातचीत, अपने अपने अनुभव और प्रस्तुति साझा किए जा रहे थे। आप भी सर इस तरह के विचार हैं तो आप भी बताएं। जी सर, जी सब समझ में आ गया। धन्यवाद सर। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को।
मैं तो बाहर था, इसलिए थोड़ा सा इसमें ज्वाइन होने में थोड़ा देर हुई, तो क्षमा चाहता हूँ। ये इसमें मैं ये सब्जेक्ट पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो काम है करना है वो हम भय से रहते हैं, तो डर किस बात का है? तो इस बात पे हमें समझ में आ जाएगा कि जो हमारा जो प्रतिनिधि है, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो प्रतिनिधि है और बाकी लोग जो है वो कम होने की वजह से हमारा काम अच्छा होने के बाद भी उनको डर लगता है। तो डरने की बात जो है, तो हमने जो अच्छा काम है तो उसके लिए डरने की बात नहीं होनी चाहिए। पहली बात ये है। और जो हमारे जो इसमें जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड की वजह से भी कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन हम ये हमारा सच्चाई जो है वो सच्चाई को सामने लाने के लिए कभी भी नहीं डरना चाहिए। जैसा कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं भगवान बुद्ध के, बाबा साहब के इसमें हम देखते हैं बाबा साहब अकेले थे। अभी तो हमारे यहाँ बहुत लोग हमारे साथ रहते हैं, कम से कम 2-4 लोग तो साथ ही रहते हैं, लेकिन बाबा साहब के समय ऐसा नहीं था। बाबा साहब अकेले ही सब काम करना पड़ रहा था, फिर भी वो डरे नहीं। जैसा कि उसके उसके बारे में एक एग्जांपल मैं अभी और देना चाहूंगा कि जैसे पंजाब में बाबा साहब को जाट तोड़क समाज ने बुलाया था अध्यक्ष के लिए। तो अध्यक्ष के भाषण था बाबा साहब का, वो उन्होंने 2-3 बार वो भाषण के लिए वो जो समय निकाल लिया था, डेट निकाली थी, उसको आगे पीछे किया, और बाद में लास्ट में बाबा साहब को वो भाषण अध्यक्ष भाषण देना था, उसको बाबा साहब को नहीं बुलाया गया बाद में। तो उसके पहले क्या हुआ था, उसका कारण क्या था, हमको वो हेलो, आवाज आ रही क्या? जी सर, हाँ, जी सर हम सुन पा रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। तो उसके पहले हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि उनको बाबा साहब क्या भाषण देने वाले हैं वो उनको जानना था, वो जानना था, और क्या भाषण देने थे वो सब मालूमात करनी थी। तो इसलिए वो बाबा साहब वो भाषण को बाद में वो बम्बई में प्रिंट करना चाहते थे, लेकिन वो जाट तोड़क समाज के लोग बोल रहे थे कि ये भाषण हम पंजाब में प्रिंट करेंगे। बाबा साहब के भाषण की बात कर रहा हूं मैं, अध्यक्षता की। लेकिन वो बाबा साहब नहीं माने, पत्राचार हुआ, उसके बाद भी बाबा साहब वो कमिटी ने एक आदमी को बाबा साहब की तरफ भेज दिया पत्राचार की वजह से। फिर वो उसने पूछा कि आप क्या भाषण देना चाहते हैं, उनकी चर्चा हुई, उससे पता चला कि फिर बाबा साहब बोले कि मैं ये भाषण देना चाहता हूँ, पूरा बता दिया। फिर वो बोले कि उसके बाद भी वो पत्राचार हुआ और बोले कि वो भाषण आपका वो बराबर नहीं है, ये विसंगति है, इसमें आप जो वेद का लिखा है, वेद का आप लिखा है वो काट दो, उसके बाद आपका भाषण आप अध्यक्ष भाषण दे सकते हैं। तो बाबा साहब बोलते हैं कि मैं वैसा नहीं करना चाहता, जो आज जो बोलना चाहता हूँ वही जैसा कि वैसा रहेगा, आप भला मेरा भाषण मन अध्यक्ष रखे। तो ये बात मैं बताना चाहता था कि हमें बाबा साहब उस समय अकेले थे, भयमुक्त थे, हमें भी आज बाबा साहब की वजह हमें भयमुक्त होना है। ये यहाँ बताना चाहता हूँ। धन्यवाद, आपने सुना। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद सर। अभी नोरिन बहन जी है, वो अपनी अभी हैंड रेस था, अपना अनुभव साझा करे हमारे साथ विश्वविद्यालय सत्यशोधक समाज के साथ कि विद्यालय में और महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में एक अल्पसंख्यक जो समाज के विद्यार्थी होते हैं उनको किन किन तरह की चुनौतियों को या भय या डर का सामना करना पड़ता है, संबंधित अपना अनुभव साझा करें। जी नोरिन।
नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरा नाम नौरीन खान है। मैं सिवनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं खुद एक अल्पसंख्यक छात्र हूँ, अल्पसंख्यक के अंतर्गत आती हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन है, मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस से किया है एंड एमएससी जूलॉजी सब्जेक्ट से किया है एंड बीएड मेरा खालसा कॉलेज से हुआ है जबलपुर से एंड एमएड मैंने अभी रिसेंटली आरआई भोपाल से कंप्लीट किया है। और जैसे कि सर ने आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि अल्पसंख्यक जो छात्र हैं उनकी विश्वविद्यालय में क्या क्या गतिविधियां होती है या क्या क्या उनकी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। मेन तो सर जैसे गांव का एक बात करूं तो सबसे पहले तो गांव में ऐसा रहता है कि जाने नहीं देते हैं कि चलो कॉलेज नहीं जाना है, 12th क्लास में ही बहुत है, लेकिन फिर भी मैं अपने पापा की शुक्रगुजार हूँ कि इतना मैं आगे बढ़ चुकी हूँ अभी पढ़ाई में। तो उन्होंने फिर मेरे लिए एक बस वगैरह बस का अरेंजमेंट किया कि बस से मैं अपना कॉलेज जा सकूं और वहाँ पे पढ़ाई के विषय हैं ऐसे तो वहाँ से मुझे स्कूल स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होती थी। अपना ये जो बेटी के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती थी गांव की बेटी वाला। और इसमें फिर टीचर्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो मदद करते हैं और सीसी वगैरह में भी हेल्पफुल हो जाता था। और सर बस ज्यादा नहीं, इतना ही बोल पाऊंगी। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आई थिंक मनोरथ सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप अनुभव अपना कुछ विद्यालय की यादें आ रही हैं, यदि कठिनाइयों चुनौतियों के संबंध में तो आप जरूर रखें सर। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के से संबंधित सर। सर, मैं मनोहर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। सभी को संगम नमामि। सर, मैं अभी आज पहली बार इस मीटिंग में जुड़ा हूँ, इसलिए आज मैं अपनी बात जो है नहीं रख पाऊंगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। विश्वविद्यालय सत्यशोधक समाज से निरंतर जुड़ते रहे सर, और इसमें नए चीजें हमें प्रत्येक रविवार को 6 से 8 बजे सीखने को मिलता है। और डॉक्टर प्रभुनाथ सर, अभी हमने पहले केस को देखते हैं जो गिरीश भारती सर ने प्रस्तुत किया, और इसके बाद मनोज वास्कले सर ने जो बात रखी और मुकेश सर ने जो बात रखी, और जो सुभाष जी की जो बातें, जो शोधार्थी रहे मऊ विश्वविद्यालय में, उनकी जो आज दयनीय स्थिति पहुंच गई, ये स्थिति आ गई, इस पर हमें किस प्रकार से हम उबर सकते हैं, इस पर जो कीर्ति बहन जी ने भी जो बात रखी कि हमें जो बाबा साहेब ने के समय तो बड़ी चुनौतियां थी, और मिलिंद सर ने भी कितनी अच्छी बात बताई, वह संस्मरण बताया कि जो बाबा साहेब को एक सेमिनार, संगोष्ठी में बुलाया गया, कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, आमंत्रण भी दिया गया, अंत में उनको अध्यक्षीय भाषण नहीं देने दिया गया। बाबा साहेब ने ज्यों का त्यों अपना जो तैयार किया था भाषण, उसको अंत में प्रकाशित कराया। प्रकाशित कराने के बाद वह बात आज हम लोगों तक पहुंची। उसका शीर्षक था जाति उच्छेद। तो भारत में जाति किस प्रकार से उच्छेद हो, किस प्रकार से जाति का विनष्ट हो, इस पर था। तो हमारे जीवन में, विद्यार्थियों के, शोधार्थियों के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और कई विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और चुनौतियों की पृष्ठभूमि से गुजरना पड़ता है। और इस तरह की जो चुनौतियों का अनुभव हमने आज सुना, तो उस पर डॉक्टर प्रभुनाथ सर बताएं कि इससे किस प्रकार से
आप क्योंकि वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक हैं और दिल्ली में कार्यरत हैं, तो डॉक्टर प्रभुनाथ सर, आप इस पर आप डॉक्टर प्रभुनाथ सर, आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर प्रभुनाथ सर, डॉक्टर प्रभुनाथ सर। हाँ नारायण जी। हाँ सर, तो जो सभी ने अनुभव साझा किया, इस पर किस प्रकार से उबर सकते हैं, इस इन समस्याओं से किस तरह से निजात पा सकते हैं, प्लीज सर मार्गदर्शन दें। जी। सबसे पहले संगम नमामि नमो बुद्धाय जय भीम सभी साथी जो आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ मैं माफी भी चाहता हूं कि जब सेशन शुरू हुआ उस दौरान मैं बस यात्रा कर रहा था और सुन पाना बड़ा कठिन था। हालांकि मैंने वीडियो को पॉज करके और आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे मैं बारी बारी से सुनता आया हूँ और बहुत मुश्किल से मैं पहुंचा हूँ, तो देरी के लिए माफी चाहता हूँ। अभी जितने साथी लोगों ने अनुभव शेयर किए और मैं समझता हूँ कि जितने भी अनुभव आए हैं बाहर निकल के, ये पूरे भारत देश के लिए यह बहुत बड़ी एक घटना है। और ये साधारण घटना नहीं है कि अलग अलग रिसर्च स्कॉलर्स के साथ जो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स जो किए गए हैं, वो बहुत दुखद भी है। पूरे भारत देश की बहुजन समाज के जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनके साथ जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया और कॉन्टिन्यूअस किया जा रहा है। हेलो जी सर। हेलो, मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही सर, प्लीज कंटिन्यू सर। ठीक। हाँ, तो इन मुद्दों को सबसे पहले तो हमें जानना है। ये घटना तो घटित हुई है, इस घटना के बारे में हमको जानना है। जैसे हम किसी पौधे को जब लगाते हैं उस कई प्रकार की एक मुख्य जड़ होती है और उसके साथ कई सब ब्रांचेज वाली जड़ें होती है, और मिट्टी के अंदर हम उन जड़ों को दबा देते हैं और बाकी जो पेड़ का ऊपरी हिस्सा होता है वो हिस्सा ऊपर की ओर हम रख देते हैं और वो पेड़ धीरे धीरे ग्रो करता है। वैसे ही ये जो इरेशनल फोबिया है, इरेशनल फोबिया एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड यूनिवर्सिटीज, ये बहुत अच्छा आपने जो आज का टॉपिक रखा है। और मैं समझता हूं कि हर दिन ये अभी जो डिफरेंट पर्संस के जो ओपिनियंस आए हैं, they were suffering from academic institutionals, जो circumstances जो डेवलप किए गए हैं, जो ये आपका अनुभव शेयर किया गया है, ये साधारण अनुभव नहीं है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे, इसको ब्रीफली बताने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये घटना घटित क्यों होती है और ये घटना कहाँ से घटित की जाती है, इस घटना के पीछे का जो एक पूर्वाग्रह है, आखिर ये जो एक इसको कह सकते हैं कि ये साइकोलॉजिकल या प्रेजुडिस बिहेवियर है। और ये साइकोलॉजिकल प्रेजुडिस बिहेवियर जो डेवलप किया जाता है, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं और कैसे ये लोग इंस्टीट्यूशनल मर्डर करते हैं, और इनको इंस्टीट्यूशनल मर्डर और ये जो फोबिक एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है,
डॉक्टर सुभाष जी की आ रही है। ठीक है, उन्हें पीएचडी इंस्टीट्यूशन ने नहीं दिया है, पर हमारा सोसाइटी उन्हें डॉक्टरेट डिग्री से नवाज वर्मा के साथ जो घटनाएं हुई है, और अभी जो और पर्सन्स बोल रहे थे, तकरीबन 150 लोग पीएचडी छोड़ के चले गए और अन्य लोग भी चले गए। फिर उसके बाद फाइनली जो वाइस चांसलर और आपके जो यहाँ आनंदीबाई पटेल, इन लोगों ने जो मिल करके एक पॉलिटिकली, सोशली एंड एकेडमिकली दे ईल्ड अवर रिसर्च स्कॉलर्स हु बिलोंग टू द बहुजन समाज। तो उन्हें पता है कि ये किस तरह की घटनाएं घटित करेंगे। तो इन सारी मुद्दों को लेकर के अभी हमने बारी बारी से सबकी बातें सुना और अच्छे ओपिनियंस आए। पर चूंकि मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ और इस बात को बड़े गहराई से सुन भी रहा था, तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना सभी लोगों को परिचय बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर प्रभुनाथ साकेत, सीनियर कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, और तकरीबन मैं 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ और दिल्ली में हूँ और अलग अलग इंस्टीट्यूशन में स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर काम किया हूँ। तो एकेडमिकली जो प्ले गेम किया जाता है, तो बहुत बारीकी से हमने अपनी आंखों के सामने देखा है और घटित घटनाओं को बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह से एक जंगल में शिकार करने वाला शिकारी होता है और शिकार को बखूबी प्लान करके उसकी हत्या करता है और अपने लोगों में उसका हत्या की हुई जो चीजें होती हैं उसको अपने समुदाय में बारी बारी से बांटता है। ठीक वैसे ही एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो या लोकल लेवल का हो, ये बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है। इस स्कैम का उजागर करना बहुत अनिवार्य है। अभी आप बात कर रहे थे कि किस तरह से निदान हो सकता है और किस तरह से हमें अपने लोगों को बचाया जा सकता है। तो ये सारी चर्चाएं अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि ये जो आपने शब्द यूज किया है इरेशनल फोबिया, आखिर ये इरेशनल फोबिया आया कहाँ से है? आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सामान्य तौर पर हम एक शब्द इसका हिंदी में है दुर्भीत, और दुर्भीत के साथ साथ हम आपको एक और बात इसी में जोड़ रहे हैं कि दुर्भीत का मतलब फोबिया का है घृणा है। और घृणा जब पैदा की जाती है, वो पैदा करने के पहले पूरी भूमिका तैयार की जाती है। किसी व्यक्ति को यदि खत्म करना है, जैसे कोई वस्तु है, वस्तु बहुत सुंदर है, तो अगर किसी व्यक्ति ने यह ठान लिया है कि इस सुंदर वस्तु को हमें नष्ट करना है, तो सबसे पहले उसे हम घृणित करेंगे, दुर्भीत उसके अंदर पैदा करेंगे। दुर्भीत मीन्स फोबिक मीन्स दुर्भीत। दुर्भीत का मतलब है डर पैदा करो। और डर कैसे हो सकता है? पहले उसके इमोशन पर अटैक किया जाता है, फिर उसकी जो एबिलिटी है उसकी एबिलिटी को अटैक किया जाता है, फिर उसके बाद उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है उस परफॉर्मेंस को अटैक किया जाता है। किसके द्वारा? फोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके। जैसे एक हैमर होता है, एक खिलाड़ी हैमर को घुमा करके बहुत देर घुमाता है, घुमाने के बाद उस हैमर को जिस डिस्टेंस तक फेंकना होता है उसको फेंकता है। ठीक उसी तरह से ये फोबिक इन्वायरमेंट बनाने वाले जो लोग हैं वो हमारे समाज के बच्चों को, जो रिसर्च के स्कॉलर्स हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, इवन दो जो टीचर्स एंड प्रोफेसर्स हैं, उनके सामने भी ऐसे फोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, उन्हें इतना ज्यादा घृणित किया जाता है कि
इनमें जो बौद्धिक लेवल है, इनकी इंटेलेक्चुअलिटी है, उनको उनके सामने उनके लोगों के द्वारा एक ऐसा डर पैदा करो कि इनमें वो चीज है नहीं। क्या नहीं है कि इनका कॉग्निटिव लेवल जो है बहुत लो है और ये लोग डिसेबल्ड लोग हैं। तो जब इन्वायरमेंट बनाया जाता है, अभी जो एक एग्जांपल जो अभी स्कॉलर्स ने अपनी बात को बयां किया कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी की घटना को हम दोहराते हुए कहते हैं कि जो स्कॉलर नेशनल लेवल का रैंक ला करके हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जाता है, तो उसकी एबिलिटी और क्वालिटी, उसके इंटेलेक्चुअल का लेवल जो है वो बहुत हाई होगा, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। इसलिए वो ऑल इंडिया लेवल पर उसने अपने आप को प्रूव किया और वहां एडमिशन हुआ। अब सवाल उठता है से फोबिया का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। तो इस बात को हम इसलिए बताना चाहते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत होती कहाँ है। इसकी शुरुआत होती है, ये जड़ है, जो मेन जड़ है वो है हायर इंस्टीट्यूशन या नेशनल इंस्टीट्यूशन या छोटे लेवल का इंस्टीट्यूशंस। इसकी जो होल्डिंग किए हुए लोग हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा इशारा किन लोगों की तरफ है। तो वो लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं, जो खुलासा करने जा रहा हूं कि फोबिया को डिप्रेशन पर कैसे बदलते हैं। फोबिया के थ्रू ये सोशल फोबिया है, ये साइकोलॉजिकल सोशल फोबिया है जो एक टेम्परामेंट निर्धारित करता है। तो टेम्परामेंट जो शब्द आपने यूज किया है, बहुत अच्छा यूज किया है। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, चाहे वो हमारे देश का हो या ग्लोबली हो, हमारी एक थॉट प्रोसेसिंग होती है, उसे हम मेंटल प्रोसेसिंग या थॉट प्रोसेसिंग बोलते हैं, यानी मानसिक प्रक्रियाएं होती है। तो मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा यानी मेंटल प्रोसेसिंग के द्वारा यह फोबिया का इन्वायरमेंट निर्मित किया जाता अगेंस्ट एसटी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम्स और जो भी अदर्स अल्पसंख्यक समुदाय, क्रिश्चियन हैं, जैन्स हैं। तो इन सारे समुदायों को बड़े चतुराई के साथ साइंटिफिकली दे आर slowly killed our children, our scholars। और ये इन्वायरमेंट ऐसा बनाया जाता है कि उसका उदाहरण अभी एक स्कॉलर ने बताया, जो कि डॉक्टर सुभाष वर्मा जी के साथ जो घटित घटनाएं। अब ये फोबिया को हम ले चलते हैं कि फोबिया किन किन पैटर्न्स में व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करती है। इस बर्बादी के पीछे जो बैठे हुए हायर इंस्टीट्यूशन में जो अभी जैसे शुक्ला का नाम आया, ये ठीक है, एक भाई हम समझ लोग हैं, बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, महिलाओं का, पुरुषों का, छोटे बच्चों का, मानव, समस्त मानव जाति का हम आदर करते हैं, हमारे मन में करुणा है। लेकिन इस करुणा की वजह से ही कई बार हम लोग धोखा खाते आए हैं। इसलिए फोबिया जैसी घटना, डिप्रेशन जैसी घटना, हायर इंस्टीट्यूशन में जो मर्डर होते हैं, चाहे वो रोहित वेमुला हो या डॉक्टर सुभाष वर्मा हो या ये अभी जो मुकेश जी बात कर रहे थे, हैदराबाद वाले स्कॉलर जो है, महू वाले जो स्कॉलर्स हैं, तो ये बारीकी से इन बातों को जानना जरूरी है। और मैडम ने जो अभी ये बात रखी है कि घटित घटनाएं हमारे जमाने में भी होती थी, लेकिन हमें इन चीजों से बचना है। तो अब इसमें हम बात करेंगे कि हेलो, मेरी बात सब लोग सुन पा रहे हैं? पेज सर जी, आपको तो आपकी बात रखने के बाद सर लेंगे सर विद्यार्थियों का
हाँ, हाँ तो अभी चूंकि मैं कैमरे में हूँ जरूर, लेकिन यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से है, तो कैमरे में खाली एक एक छोटी सी डिम लाइट की तरह मेरी दिख रहा है चेहरा। कोई बात नहीं, लेकिन बात महत्वपूर्ण कैमरा ये है आप कि भी कर सकते हैं सर, कोई बात नहीं। ओके ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अब हम फोबिया को ले चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। फोबिया को समझना इसलिए जरूरी है कि ये जो सारी चीजें घटित घटनाएं हैं, फोबिया एक एक काज है। उस काज की शुरुआत होती है बहुत लंबे लेवल का, सीवियर लेवल का गेम होता है, और इस गेम को समझना जरूरी है, तभी हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। और तभी हम डिप्रेशन है, फोबिया है, ट्रोमैटिक अटैक है, मेंटल ट्रोमा है, पैनिक अटैक्स हैं, तो ये इन घटनाओं के पीछे घटित जो घटनाएं हैं, ये एक बैकग्राउंड तैयार किया जाता है, जो आपने अभी टॉपिक डिसाइड किया है कि इरेशनल फोबिया एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट इन यूनिवर्सिटीज। सर यूनिवर्सिटीज एक बात आपने जो बात बताई, बड़ी अच्छी बात बताई। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी हैं आप, बहुत ही बड़ी लेवल की बात रख रहे हैं, तो वो शायद उनके दिमाग से, जहन से निकल जाए। तो यदि हम कोई एक पानी का बोतल है और हम बैग में लेके चलते हैं पीने के लिए, कहीं भी जाते हैं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, छोटे बच्चे को विद्यालय भेजते हैं तो एक पानी का बोतल रख देते हैं। अब यदि विद्यार्थी एक पानी का बोतल यदि लेकर के हाथ में बैठा रहे, वो कब तक लेके बैठा रहेगा? यदि वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एक टाइम आएगा कि उसको हाथ में रखना बोतल उसके लिए एक पैरालाइज जैसे एक्सपीरियंस से कहीं कम नहीं होगा। बिल्कुल। तो ठीक इसी प्रकार से कोई भी स्ट्रेस है, विद्यार्थी का अनुभव वह जरूरी नहीं कि वह विश्वविद्यालय बस में ही उसको इस तरह के बुरे नॉट अनुभव ओनली यूनिवर्सिटी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नॉट जी। ओनली यूनिवर्सिटीज, ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड ऑल द Even डिपार्टमेंट्स, family, चाहे even वो family. कोई भी हो, इवन इवन फैमिली। यस यस। तो सर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। गिरीश सर आपका हैंड रेज है जी, आप बता जी। जल्दी देना बेटा। डॉक्टर प्रभुनाथ सर, आपके यहाँ से बच्चे की आवाज आ रही है, तो हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन लेना है। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। एक्चुअली लाइट चली गई तो मैं पावर बैंक का यूज कर रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं। जस्ट मिनट। हाँ ये चालू है बेटा, चालू होगा, देखो। ठीक है, हाँ बोलिए, मैं बाहर चला जाता हूँ। पकड़ लेना बेटा, पकड़ लो उसको। हाँ बोलिए प्लीज। हाँ गिरीश सर, आपका क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जब ये चीजें बाहर होती हैं समाज में, अगर किसी के बाहर कोई चीजें कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए जो है कि मतलब कोई लड़का हो या लड़की वो उस चुनौती से निपट सकता है, लेकिन अगर यही चीजें घर में होनी शुरू हो जाए तो फिर इससे कैसे निपटा जाए, ये मेरे लिए बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि मैं ऐसी समस्या फेस कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको हम निश्चित तौर पर अभी रखेंगे, और बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। और जो मैंने पेड़ का एग्जाम्पल दिया था, मैंने इसीलिए दिया था कि आखिर इन घटनाओं के पीछे का इतिहास क्या है, ये घटनाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं,
इस पर हम बिल्कुल ब्रीफली और बहुत साधारण भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, दूसरे लोग और फीडबैक क्या है? सर, डॉक्टर प्रभुनाथ सर, मुझे जी। ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये अडल्ट एज में सभी के साथ जो समस्याएं आती हैं, जैसे कि जो विद्यार्थी हमारे पढ़ने जाते हैं कि अचानक फेल इन हाँ। लव या इमोशनल, तो सच काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम आती है, तो इस पर हम कभी बाद में सेशन रख लेंगे, क्योंकि हाँ, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं या हमारी टीम और जितना बेहतर से बेहतर सोर्सेस हम लोग दे सकेंगे साइकोलॉजिकली, इमोशनली, क्योंकि सारा जो खेल है वो है साइकोलॉजी का, सोशियोलॉजी का, और ये दोनों ही जो एरिया है ये इंटर कोरिलेटेड है। इसी से हिस्ट्री चलती है, ह्यूमन का बिहेवियर चलता है, और इसी दोनों चीजों में सारा खेल है। ओके, थैंक यू। गिरीश सर का जैसा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम बाद में, इस पर ऐसे कई क्वेश्चन हैं उस पर अलग से ही एक संगोष्ठी रखेंगे सर। और हम ठीक है। और हमारे यूएसए से जलवान सर हैं, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनको भी अरे वाह, क्या बात है। हम उनको लेंगे साथ में सेशन ओके। में। तो इस तरह से हम